नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज बात करते हैं राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की। यदि कोई ड्राइवर वंदे मातरम भारत माता की जय बोले लेकिन गाड़ी ठीक से न चलाए तो आप उसको राष्ट्रवादी कहेंगे, राष्ट्रभक्त कहेंगे या राष्ट्रद्रोही कहेंगे? यदि कोई टीचर वंदे मातरम भारत माता की जय तो बोले लेकिन ईमानदारी से अपना काम न करे, स्कूल न जाए, अपनी हाजिरी लगाता रहे, बच्चों को न पढ़ाए, स्कूल जाके टाइम पास करे, तो आप उसको राष्ट्रभक्त कहेंगे या राष्ट्रद्रोही कहेंगे? यदि कोई डॉक्टर वंदे मातरम भारत माता की जय बोले लेकिन हॉस्पिटल जाए ना, और जाए तो ठीक से इलाज न करे, जो दवाइयां आ रही हैं उसको बेच ले, उसको ब्लैक में बेच दे, क्या आप उस डॉक्टर को राष्ट्रवादी कहेंगे, देशभक्त कहेंगे? कोई साइंटिस्ट अपना काम ईमानदारी से न करे, वेतन लेता रहे, हराम का खाता रहे, हरामखोरी करता रहे, क्या आप उसको राष्ट्रभक्त कहेंगे? कोई वकील फीस ले रहा हो लेकिन अपना काम ईमानदारी से न कर रहा हो, अपने क्लाइंट के साथ धोखा कर रहा हो, विरोधी पार्टी के वकील से मिल गया हो, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलता हो लेकिन ईमानदारी से अपना काम न कर रहा हो, क्या आप उसको राष्ट्रभक्त कहेंगे? कोई जज, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो भी है, सरकारी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सुबह से शाम तक वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते रहे लेकिन पैसा लेके माफियाओं का साथ दें, खनन माफियाओं का साथ दें, ड्रग माफियाओं का साथ दें, स्मगलर्स का साथ दें, आप उसको देशभक्त कहेंगे या देशद्रोही कहेंगे? क्या कहेंगे आप? सोचिए आप जरा। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, राष्ट्रभक्ति का मतलब यह होता है अपने काम को मनसा वाचा कर्मणा, मन लगा के ईमानदारी से अपने काम को करना। जो जहां पे है, जो काम कर रहा है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई बड़ा देशभक्त छोटा देशभक्त नहीं होता। जो काम कर रहा है, अखबार बेचने वाला जो हॉकर है, अगर वो ईमानदारी से अपना अखबार पहुंचा रहा है तो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। ड्राइवर अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। टीचर ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहा है, पूरे टाइम स्कूल आ रहा है, टाइम पे जा रहा है, जितने भी बच्चों को होमवर्क दे रहा है, मतलब जो भी उसके काम है, जिसलिए उसको वेतन मिल रहा है, अगर अपना काम कर रहा है तो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। वो वंदे मातरम भारत माता की जय बोले या ना बोले, वो अपने आप में राष्ट्रभक्त है। कोई डॉक्टर ईमानदारी से लोगों का इलाज कर रहा है, भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, दवाइयां नहीं बेच रहा है, वो वंदे मातरम भारत माता की जय बोले या ना बोले, वो ईमानदार, वो अपने आप में राष्ट्रभक्त है। कोई वकील वंदे मातरम भारत माता की जय बोले या ना बोले, ईमानदारी से अपने क्लाइंट के साथ ईमानदारी से काम कर रहा है, वो राष्ट्रभक्त है। कोई जज हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, नौकरशाह हो, कोई कुछ भी हो, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, वो वंदे मातरम भारत माता की जय बोले चाहे ना बोले, वो अपने आप में राष्ट्रभक्त है। इसी तरीके से सांसद और विधायक, जिनको हम माननीय कहते हैं, जिनको हम लॉ मेकर कहते हैं, जिसको हम कानून निर्माता कहते हैं, वो वंदे मातरम भारत माता की जय बोले या ना बोले, जय श्री राम बोले या ना बोले, अगर ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। तो जिस तरीके से ड्राइवर की ड्यूटी है अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना, मिस्त्री की ड्यूटी है अच्छी तरीके से घर बनाना, कुक जो खाना बनाने के लिए हम रखते हैं घर में, उसकी ड्यूटी अच्छी तरीके से खाना बनाना, साफ सफाई के लिए जो हमने रखा हुआ है घर में, उसकी ड्यूटी अच्छी तरीके से घर की साफ सफाई करना, टीचर की ड्यूटी है अच्छी तरीके से पढ़ाना, ड्राइवर की ड्यूटी है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, डॉक्टर की ड्यूटी है अच्छी तरीके इलाज करना, वैसे सांसद और विधायक की जो पहली ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी, वो क्या है? अच्छी तरीके कानून बनाना, सर्वोत्तम कानून बनाना। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे बड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमारे देश में किया क्या लोगों ने। हमारे देश में अपराध ज्यादा है,
अमेरिका से ज्यादा है ना। अमेरिका में जैसे इंडियन पिनल कोड चलता है, वैसे जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। आपको दिख रहा होगा फेडरल पिनल कोड लिखा है, आपको दिख रहा है नहीं? फेडरल पिनल कोड। भारत में क्राइम ज्यादा है, करप्शन ज्यादा है, अपराध ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। इसके बावजूद हमारे यहां जो इंडियन पिनल कोड है उसमें टोटल 23 चैप्टर है, 23 अध्याय हैं। मतलब अध्याय की 23, अपराध की 23 कैटेगरी है। टोटल 23 तरीके के अपराध हैं, क्योंकि हर एक अपराध की एक कैटेगरी होती है तो एक चैप्टर बना दिया जाता है। तो भारत में कितने तरीके के अपराध हैं? 23। आईपीसी में कितने चैप्टर हैं? 23। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में, जहां आप समझिए क्राइम भी कम है, करप्शन भी कम है, इसमें 123 चैप्टर है, 123 चैप्टर है। यानी इन्होंने अपराध को, भ्रष्टाचार को 123 कैटेगरी बना रखा है। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। भारत के इंडियन पिनल कोड में किडनैपिंग की जो मैक्सिमम सजा है वो 7 साल है। अपहरण करने की मैक्सिमम सजा कितनी है? 7 साल। एक आदमी का अपहरण करो, चाहे 10 आदमी का अपहरण करो, चाहे 20 आदमी का अपहरण करो, मैक्सिमम सजा कितनी हो गई? 7 साल। अमेरिका में फेडरल पिनल कोड में अपहरण की सजा आजीवन कारावास या फांसी। और एक आदमी को अगर किडनैप करेंगे तो एक आजीवन कारावास, 2 आदमी को किडनैप करेंगे तो दो आजीवन कारावास, 2 लाइफ सेंटेंस। 3 आदमी को किडनैप करेंगे 3 आजीवन कारावास, 5 आदमी को करेंगे तो 5 आजीवन कारावास। और वहां आजीवन कारावास का मतलब होता है 100 साल। भारत में आजीवन कारावास का मतलब होता है 14 साल। यानी पहली बात तो अपहरण में आजीवन कारावास है ही नहीं, 7 साल है। अमेरिका में अपहरण का मतलब आजीवन कारावास और आजीवन कारावास का मतलब 100 साल। तो यानी एक आदमी को किडनैप किया तो 100 साल की सजा, 2 आदमी को किडनैप किया तो 200 साल की सजा, 3 आदमी को किडनैप किया तो 300 साल की सजा, 5 आदमी को किडनैप किया तो 500 साल की सजा। इसलिए अमेरिका में 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल की सजा होती है। ये अंतर है। और मैंने पहले बताया था भारत में आईपीसी में कितने हैं? 23 चैप्टर। यानी हमने जो अपराध है उसको कितने कैटेगरी किया? 23। अमेरिका में 123 चैप्टर, यानी हमने वहां पे जो क्राइम, करप्शन, उसको कितनी कैटेगरी बना दिया? 123। इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक और अंतर आपको बताता हूं। भारत में मर्डर की धारा है 302। अब वो 302, गोली मार दो तो भी 302, गला दबा दो तो भी 302, बिजली का तार टच करा दो तो भी 302, रोड रेज में मर्डर हो जाए तो भी 302, हेट क्राइम हो जाए तब भी 302, गोली मार दो तो भी 302, टुकड़े टुकड़े कर दो तब भी 302, जैसे भी कर दो। धारा कितनी है? 1, 302। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में मर्डर की अलग अलग धारा। नॉर्मल मर्डर अलग, बुचरिंग अलग, बुचरिंग मतलब टुकड़े टुकड़े काटना, स्लाटर, मैन स्लाटर अलग, यानी उसका गला रेतना चाकू से। हेट क्राइम, नफरत में अगर आपने किया उसकी अलग धारा है। हेट क्राइम किया मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसकी अलग है। टेररिज्म अलग, जेनोसाइड अलग, आपने 10-20 लोगों को मारा तो जेनोसाइड हो गया, जेनोसाइड का अलग चैप्टर। इसका फायदा यह होता है चूंकि हमारे यहां केवल एक धारा 302 अब अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं है मर्डर, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज उसका अलग इंटरप्रिटेशन करता है, हाई कोर्ट का जज उसका अलग इंटरप्रिटेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज अलग इंटरप्रिटेशन करता है। भाई क्लियरली डिफाइन नहीं है ना, तो डिपेंड हो गया सारा जज के ऊपर। बड़ा वकील आ गया, अलग तरीके से उसको जज को समझाता है, छोटा वकील आया बेचारा अलग तरीके से समझाता है। इसलिए कई बार होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आजीवन कारावास होता है, हाई कोर्ट से उसको माफ कर देता है। कई बार ऐसा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा माफ कर देता है, हाई कोर्ट उसको आजीवन कारावास दे देता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, सारे के सारे क्राइम वेल डिफाइंड है। हेट क्राइम अलग, मैन स्लाटर अलग, बुचरिंग अलग, हेट टेररिज्म अलग, जेनोसाइड अलग, सब अलग अलग डिफाइन है। तो जज अगर किसी को फेवर भी करना चाहे तो चाह के भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्राइम अलग अलग वेल डिफाइंड है। आप जज उसमें अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करते, आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। तो वहां एक तो जो कानून बनाया वेल डिफाइंड बनाया,
सजा मैंने आपको पहले ही बताया, यहां अपहरण में 7 साल, वहां अपहरण में लाइफ। वहां पे अभी एक आदमी ने 16,000 लोगों, जैसे पोंजी स्कीम नहीं होती, चिटफंड स्कीम जो कंपनियां बनाते हैं लोग, चिटफंड कंपनी बना के भाई आप इतना पैसा जमा करो, हम आपको ब्याज ज्यादा देंगे, बैंक से ज्यादा ब्याज देंगे, ऐसे स्कीम लॉन्च करते हैं। उसके बाद 1,000-2,000 लोगों को पैसा लेके चंपत हो जाते, उड़ जाते हैं। और भारत में आए दिन का धंधा है, कोई दिक्कत, करते जा रहे हैं, सजा होती नहीं है। इसलिए एक आदमी करता है, बड़ा आदमी बन जाता है, दूसरा वही स्कीम लॉन्च कर देते हैं। अमेरिका में एक आदमी ने चिटफंड स्कीम लॉन्च करके, यानी ये पूंजी जो स्कीम है इसको लॉन्च करके 16,000 लोगों को धोखा दिया था। उसको पता है कितनी साल सजा हुई है? 1,41,000 साल सजा हुई है। 1,41,000। आप सोच रहे होंगे कि आदमी तो जिंदा नहीं रहता। हाँ, जिंदा नहीं रहता, लेकिन एक दिमाग में फियर रहे, इतने इतने साल सजा हो रही है, दिमाग साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट करने के लिए इतनी लंबी सजा दी जाती है वहां। और सजा वहां एक के बाद 2 होती है। ऐसा नहीं कि 100 आदमी को मर्डर कर दो तो भी आजीवन कारावास, नहीं। 100 आदमी को मर्डर किया तो 100 आजीवन कारावास। भारत में एक आदमी को मर्डर करो, 20 आदमी को मर्डर करो, आजीवन कारावास होगा। और आजीवन कारावास का मतलब 14 साल होगा। वहां आजीवन कारावास का मतलब 100 साल। और 10 आदमी को मर्डर किया तो 10 आजीवन कारावास, यानी 1,000 साल। ये डिफरेंस है। अब ये कानून बनाना किसकी ड्यूटी है? सांसदों की, विधायकों की, संसद की, विधानसभा की। तो जब हम वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाते हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, तो हम अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस के कानूनों की नकल फ्री में क्यों नहीं करते? भाई हाईवे बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है ना, तो वो काम हम कर लेते हैं। एयरपोर्ट बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है, वो काम कर लेते हैं। लेकिन कानून वर्ल्ड क्लास नहीं बनाते। वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास बुलेट ट्रेन बनाएंगे, सब वर्ल्ड क्लास करेंगे, लेकिन वर्ल्ड क्लास कानून नहीं बनाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, हमारा भारत और अमेरिका, भारत और सिंगापुर, भारत और फ्रांस, भारत और चीन में अंतर क्या है जानते हैं आप? नेताओं का नहीं है, अंतर है कानून का। हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, ऐसा मेरा मानना है, आप भी मानते होंगे। सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं। इसके बावजूद जो प्रॉब्लम भारत में है अमेरिका में तो नहीं है, जो प्रॉब्लम चीन भारत में है वो चीन में तो नहीं है, जो प्रॉब्लम भारत में है वो सिंगापुर में तो नहीं है। क्यों? अंतर किसका है? प्रधानमंत्री का अंतर नहीं है, शासक का अंतर नहीं है, अंतर किसका है? नेता का। क्योंकि जहां राजतंत्र हो वहां राजा अच्छा हो, तंत्र अपने आप अच्छा चलेगा। लेकिन जहां लोकतंत्र होता है वहां जब तक कानून अच्छा नहीं होता तब तक राज अच्छा नहीं होता। भारत में कानून का राज है, किसी व्यक्ति का राज नहीं है। कानून का राज है और कानून घटिया, इसलिए राज सिस्टम घटिया चल रहा है। कानून अच्छा होता सिस्टम अच्छा होता, कानून अच्छा तो राज अच्छा, कानून घटिया तो राज घटिया। तो आप इस बात से सहमत होंगे कि हमें तत्काल जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। अपने हर एक कानून को रिव्यू करने की जरूरत है। जैसे हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाते हैं, वैसे ही 100-200 करोड़ रुपए खर्च करके अगर मान लीजिए कमेटी बनाने में, कमीशन बनाने में 100-200 करोड़ खर्च भी हो जाए तो दिक्कत क्या है? और वैसे मैं आपको बताऊं, हमारे जैसे भारत में बहुत लोग हैं जो कानूनों के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अच्छे अच्छे कानून बना के देने के लिए तैयार है। और इस भारत में तो टोटल 788 सांसद हैं। लोकसभा राज्यसभा मिला के कितने हैं? 788। इन 788 में से आप अगर मान लो कि 288 अनपढ़ हैं, अनाड़ी हैं, 288 को नियम कानून नहीं पता, 288 को नहीं पता कि भारत के आईपीसी में क्या है, अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में क्या है, 288 को नहीं पता कि भारत में कानून और सिंगापुर के कानूनों में क्या अंतर है। चलो ठीक है, अनपढ़ अनाड़ी उनको निकाल दो, वो जाति के आधार पे आ गए या टिकट खरीद के आ गए, जैसे भी आ गए, चमचागिरी करके आ गए या जैसे भी रहे हो, पार्टी अध्यक्ष के घर परिवार के हैं, रिश्तेदार नाते रहे, जैसे उनको टिकट मिल गया जीत गए, उनको बाहर निकालिए। बचे कितने? 500। यानी लोकसभा राज्यसभा मिला के 500 ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। संसद का हर साल 3 सत्र होता है।
500 लोग पढ़े लिखे ईमानदार हैं और संसद का कितना सत्र है? 3 सत्र। अगर एक एक सांसद हर सत्र में एक एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे तो यानी हर साल 1500 नए बिल पेश हो सकते हैं, यानी 1500 कानूनों के ऊपर चर्चा हो सकती है, 1500 पुराने कानून बदले जा सकते हैं, नए कानून बनाए जा सकते हैं। जब तक कानून अच्छा नहीं होगा लोगों के जीवन में खुशहाली नहीं आएगी। जब तक कानून अच्छा नहीं होगा न नक्सलवाद कम होगा, न माओवाद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न जिहाद कम होगा, न जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तब तक पुल टूटते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा सड़क टूटती रहेगी, सड़क में गड्ढे बनते रहेंगे और लोग गड्ढे में गिर गिर के मरते रहेंगे। जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा सरकारी हॉस्पिटल अच्छा नहीं होगा। जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी नहीं, ऐसे बस बंक होता रहेगा। लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद क्यों नहीं करते? भ्रष्टाचार के कारण। तो अगर आप इस देश की समस्याओं का मूल कारण देखें, 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, 50% का मूल कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? घटिया कानून। घटिया कानून ठीक करना किसकी ड्यूटी है? सांसदों की। अब सांसद और विधायक अगर अपना काम नहीं कर रहे हैं, इनको तो जगाना पड़ेगा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, मैंने ऐसे बहुत पीआईएल किया है कानूनों को बदलने में। सुप्रीम कोर्ट तो एक बात कह के अपना हाथ खड़ा कर देता है, कानून बनाना हमारा काम नहीं है। अभी कल ही मैंने फेडरल पिनल कोड सुप्रीम कोर्ट में दिखाया, अगर आपने देखा होगा तो कल ही मैंने इसको दिखाया और मैंने बताया कंपेयर करके कि आईपीसी और इंडियन पिनल कोड और अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में कितना अंतर है, वो सब मैंने कल एक्सप्लेन किया। लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये हमारा काम नहीं है कानून बनाना, तो सांसद विधायक का काम है, संसद विधानसभा का काम है। सांसद विधायक सुबह से लेकर शाम तक जाति की बात करके, भाषा की बात करके, क्षेत्र की बात करके, फला करके मतलब कुल मिलाकर अपना वो काम कर रहे हैं। अपना काम तो नहीं कर रहे हैं जो उनका काम है। उनका काम क्या है? केवल वंदे मातरम बोलना, केवल भारत माता की जय बोलना, सेकुलरिज्म की बात करना, समाजवाद की बात करना या कानून बनाना। अब आप सोच लीजिए कि इस देश में सुधार कैसे होगा? सुधार तब होगा जब आप जाति से ऊपर उठेंगे, आप अपने भाषावाद से ऊपर उठेंगे, आप अपने क्षेत्रवाद से उठेंगे, आप अपने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठेंगे और अपने अपने सांसद से, विधायक से सवाल शुरू करेंगे, हमारा कानून भारत का दुनिया का सबसे अच्छा कानून क्यों नहीं है? हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? हमारे देश में जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? हमारे देश में सिटीजन चार्टर क्यों नहीं लागू हो रहा है? हमारे देश में जुडिशियल चार्टर क्यों नहीं हो रहा है? हमारे देश में समान शिक्षा क्यों नहीं लागू हो रही है? हमारे देश में समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू हो रही है? हमारे देश में भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है? ये अब आपको देखना है। मुझे तो जो कहना था कर दिया। समाधान 3 जगह से होगा: सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट। जब तक सड़क पे लोगों की आवाज नहीं आएगी, जब तक लोग सड़क पे इकट्ठे होकर जोर जोर से नहीं बोलेंगे, सोशल मीडिया में भी बोले लेकिन सड़क पे भी बोले, तब तक न संसद न सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों की आंख नहीं खुलेगी। तब तक सांसद भी आपको जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर लड़ा के अपना काम करते रहेंगे। इलेक्शन आ जाएगा, फिर चुनाव, फिर एक नया मुद्दे, फिर अगला चुनाव, फिर नया मुद्दा। फिर पिछले 75 साल से यही हो रहा है। पिछले 75 साल से जनता डॉक्टर को बदलती जा रही है, डॉक्टर बदल रही है, लेकिन डॉक्टर दवा नहीं बदल रहे, इसलिए बीमारी ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, जब तक दवा नहीं बदलेगी बीमारी ठीक नहीं होगी। जनता बार बार डॉक्टर बदल रही है लेकिन डॉक्टर पुरानी वाली दवा चला रहे हैं, इसलिए बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अगर ये मेरी बात आपको ठीक लगी हो, आप मेरी बात से सहमत हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ जहाँ कर सकते हैं करिए। मेरे फेसबुक पे जाके कमेंट जरूर करिएगा मेरे पेज पे, और अपनी बात शेयर करिएगा। फेसबुक पे जाके इस पोस्ट को शेयर करिएगा। यूट्यूब पे जाके इस लिंक को जरूर देखिए और यूट्यूब की लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।